नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे चंद्रशेखर आजाद की जीवनी से संबंधित जानकारियां। आजादी से पूर्व भारत में अनेक रियासतें थी। उन्हीं में से एक थी अलीराजपुर। इस रियासत में एक गांव था झबुआ। इसी गांव में एक गरीब दंपति रहता था, सीताराम तिवारी और जगरानी देवी। इनके यहाँ ही 23 जुलाई 1906 में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम चंद्रशेखर तिवारी रखा गया। बालक चंद्रशेखर बड़ा साहसी और निर्भीक था। अलीराजपुर पिछड़ी रियासत थी, वहाँ शिक्षा का बहुत कम प्रचार हुआ था। चंद्रशेखर संस्कृत पढ़ना चाहते थे, परंतु अपने मन की बात अपने माता पिता को बताई कि वे काशी में जाकर संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, परंतु उनके माँ बाप ने उन्हें स्वीकृति नहीं दी। तो एक दिन वे चुपके से घर से निकलकर काशी पहुंच गए। अभी चंद्रशेखर मात्र 15 वर्ष के ही होंगे कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में वह पढ़ाई छोड़कर सम्मिलित हो गए। चंद्रशेखर ने जब देखा कि अंग्रेज पुलिसकर्मी सत्याग्रहियों को डंडों से पीट रहे हैं, तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और एक पुलिसकर्मी को घायल कर दिया। चंद्रशेखर को पकड़ने के लिए एक पुलिस वाला उनके पीछे भागा, पर वे पकड़े नहीं गए। लेकिन चंदन का टीका लगाने के कारण वे शीघ्र पहचान लिए गए। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तो वहां उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। पिता का नाम पूछे जाने पर स्वतंत्रता तथा घर का पता पूछे जाने पर जेल खाना। इस प्रकार के उत्तर सुनकर उन्हें 15 बेतों की सजा सुनाई गई। इसके बाद वे आजाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। आजाद ने छोटी सी उम्र में ही प्रतिज्ञा की कि दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। असहयोग आंदोलन बंद हो जाने पर आजाद के सामने प्रश्न उपस्थित हुआ कि वह अब क्या करें, क्योंकि उनके हृदय में स्वतंत्रता के लिए आग जल रही थी। संयोगवश उनकी भेंट एक क्रांतिकारी से हो गई। तब आजाद क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गए। काशी में ही आजाद की भेंट राम प्रसाद बिस्मिल से हुई। आजाद सारे उत्तर प्रदेश में दल का जाल बिछा देना चाहते थे, अतः वह बड़ी तत्परता के साथ धन इकट्ठा करने में जुट गए। आजाद को गोली चलाने में महारत हासिल थी। उनका निशाना कभी चूकता नहीं था। एक बार उनके क्रांतिकारी साथियों ने आजाद से कहा, आजाद भैया, हम लोगों की इच्छा है आज आपकी निशानेबाजी देखी जाए। आजाद ने कहा, ठीक है, सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है उसके पत्ते पर मैं गोली चलाऊंगा। अब सबका ध्यान उस पत्ते की ओर आकर्षित हो गया। आजाद ने एक के बाद एक गोली चलाते हुए 5 गोलियां चलाई, परंतु यह क्या, पत्ता अपनी जगह से ठस से मस नहीं हुआ। जब उनके साथियों ने पास में जाकर पत्ते को देखा, तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। पत्ते में 5 गोलियों ने अलग अलग छेद कर आजाद को अपने दल के सदस्यों के खाने पीने की हमेशा चिंता बनी रहती थी। उधर आजाद के माँ बाप को भूखे मरने की नौबत आ रही थी। तभी आजाद को गणेश शंकर विद्यार्थी ने कुछ रुपए दिए ताकि आजाद अपने माता पिता के खाने पीने की व्यवस्था कर सके, परंतु आजाद ने अपने रुपयों को क्रांतिकारियों तथा पिस्तौल आदि खरीदने में खर्च कर दिया। आजाद को माता पिता से पहले देश पर मर मिटने के लिए तैयार माँ भारती के पुत्रों की चिंता थी। धन का अभाव दल में बना ही रहा। दल के नेता राम प्रसाद बिस्मिल की सलाह अनुसार 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई गई, जो काकोरी कांड के नाम से जाने जाती है। काकोरी की ट्रेन डकैती सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, अतः खबर मिलते ही पुलिस सक्रिय हो उठी। अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए। बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को फांसी की सजा सुना दी गई, परंतु आजाद गिरफ्तार नहीं हुए। दल लगभग टूट चुका था। ऐसे में आजाद वीर सावरकर के पास सलाह लेने गए। सावरकर ने आजाद से दल को फिर से पुनर्गठित करने को कहा।
आज़ाद झांसी लौटकर नए सिरे से दल के संगठन में जुट गए। झांसी में आज़ाद की भेंट भगत सिंह और राजगुरु से हुई। कुछ दिनों के बाद बटुकेश्वर दत्त और दूसरे कई क्रांतिकारियों से भी मुलाकात हुई। तब एक दल का गठन किया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। कमीशन के विरोध में सभाएं हुई। जुलूस बनाकर स्टेशन पर विरोध के लिए लाला लाजपत राय गए। अंग्रेज पुलिस ने लाला जी पर प्राणघातक आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप लाला जी की मृत्यु हो गई। भगत सिंह और राजगुरु भी इस जुलूस में थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक वे पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की हत्या नहीं कर देंगे, चैन की सांसें नहीं लेंगे। भगत सिंह और आज़ाद क्रांतिकारी उन्होंने सॉन्डर्स की हत्या करके खून का बदला खून से लिया। बदला लेने के पश्चात भगत सिंह और आज़ाद को बंदी बनाने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए, परंतु अंग्रेज सरकार को सफलता नहीं मिली। भगत सिंह वेश बदलकर कलकत्ता चले गए। आज़ाद साधु के वेश में लाहौर से निकल गए। एक बार फिर भगत सिंह और आज़ाद दोनों क्रांतिकारी दल को संगठित करने में लग गए। 9 अप्रैल 1929 ईस्वी को असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल द्वारा ऐसा कानून बनाने की योजना थी जिसके अनुसार भारतीय मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते थे और ना वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते थे। इस बिल का विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली जा पहुंचे। आज़ाद भी इसमें शामिल होना चाहते थे, परंतु दल के बहुमत सदस्यों ने इसका विरोध किया। आज़ाद को उनकी बात माननी पड़ी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली हॉल की गैलरी में पहुंच गए। वहां उन्होंने अंग्रेजी शासक के दमनात्मक तरीकों का भंडाफोड़ करने वाले पर्चे फेंके और खाली बेंचों पर बम फेंका। उनका इरादा किसी को मारने का नहीं था, वे तो लोगों को शासन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से अवगत करा देना चाहते थे। बम विस्फोट के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बंदी बना लिए गए। चारों तरफ क्रांतिकारियों की धरपकड़ होने लगी। राजगुरु, सुखदेव और यशपाल आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। आज़ाद की चारों ओर खोज होने लगी, परंतु अब भी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आ सकी। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु पर लाहौर में मुकदमा चला। आज़ाद इन क्रांतिकारियों को जेल से छुड़ाने की योजना बना रहे थे, परंतु भगवती चरण बोहरा बम विस्फोट के कारण स्वर्गवासी हो गए, जिस कारण से भगत सिंह आदि को छुड़ाने की आज़ाद की योजना सफल नहीं हो सकी। आखिरकार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को सायंकाल 7 बजे फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त को काले पानी की सजा हुई। इन सब घटनाओं से आज़ाद का मन अस्थिर हो गया था। क्रांतिकारी दल टूट गया था, परंतु आज़ाद अब भी आज़ाद पक्षी के समान विचरण कर रहे थे। आज़ाद ने अपने दल का रुपया प्रयाग के एक धनी व्यक्ति के यहाँ रखा हुआ था। दल के लिए धन की आवश्यकता पड़ने पर आज़ाद ने इलाहाबाद जाकर उससे रुपए मांगे। ऐसे समय में ही उनके एक निकट के सहयोगी की देशद्रोहिता के कारण आज़ाद मुसीबत में फंस गए। देशद्रोहिता तथा आज़ाद के विरुद्ध मुखबरी किसने की, इस विषय में अनेक मतभेद हैं, परंतु यह निश्चित है कि मुखबिर ने नॉट बावर को यह सूचना दी कि आज़ाद अपने एक दोस्त के साथ इलाहाबाद के एक अल्फ्रेड पार्क में मिलेंगे। नॉट बावर अपने दल बल के साथ वहां पहुंच गया। आज़ाद यह भाप गए कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने अपने साथी को पार्क के बाहर सुरक्षित निकाल दिया और फिर अकेले ही पुलिस का मुकाबला करने को तैयार हो गए। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। आज़ाद ने पुलिस के अनेक सिपाहियों को धराशायी कर दिया। पुलिस उन्हें जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन आज़ाद ने प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आएंगे।
जब आज़ाद के पास अंतिम गोली बची तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए अंतिम गोली अंग्रेजों पर ना चलाकर खुद अपनी कनपट्टी में मार ली। यह दिन था 27 फरवरी 1931 को प्रातः 10:30 बजे का। अंग्रेजों के मन में यह दहशत ही थी कि आज़ाद के पास से गोली चलनी बंद हो गई, तो उनमें से किसी में भी इतना साहस नहीं हुआ कि वे आज़ाद के पास चले जाएं। आज़ाद के मृत शरीर पर पहले एक गोली मारकर देखा गया कि वे जिंदा हैं या मर गए। जिस वृक्ष के नीचे आज़ाद ने बलिदान दिया था वह जनता के लिए एक तीर्थ बन गया था। चंदन, रोली और चावलों से उस वृक्ष की पूजा की जाने लगी थी। विदेशी अत्याचारी अंग्रेजी सरकारी कर्मचारी इसको सहन नहीं कर पाए। उन्होंने उस वृक्ष को जड़ से नष्ट कराकर आज़ाद के बलिदान का चिन्ह वृक्ष को ही काट डाला, परंतु लोगों के मन की श्रद्धा को वे खत्म नहीं कर पाए। अल्फ्रेड पार्क को लोग आज़ाद पार्क के नाम से संबोधित करने लगे थे। भारत माँ के स्वाभिमानी पुत्र, कुशल क्रांतिकारी दल संगठनकर्ता, अचूक निशानेबाज, देशभक्तों के हृदय सम्राट, व्यक्तित्व के धनी, धुन के पक्के, करीब 10 वर्षों तक अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले, प्रतिज्ञा के धनी आज़ाद आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु वे अब भी हर भारतीय के तन, मन, प्राण, दिल में मौजूद हैं तथा हर स्वतंत्रता प्रेमी के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।